This is the fourth video I'm uploading on the YouTube channel. This is the most important video. ये वाला वीडियो, ये वाली सीरीज जो होगी एनालिसिस ऑफ द सिलेबस, इसके 5-6 वीडियोस आएंगे, 6 से भी ज्यादा वीडियोस आ सकते हैं। लेकिन ये वाली जो सीरीज होगी वीडियोस की, वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है। क्योंकि आपने देखा होगा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस, आपने देखा होगा जितने भी सिलेबस मैंने अब तक देखे, दे आर द डिफाइंड सिलेबस। आपको लिखा हुआ हो या आपके पॉलिटी का सिलेबस लिखा हुआ होता है, हिस्ट्री का लिखा हुआ होता है, जियोग्राफी का लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सिलेबस को निकालूं, वो आप देख सकते हो, मैंने अपलोड भी किया हुआ है सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटी का, दिस इज, वहां पे सीधा पॉलिटी लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस का लिखा हुआ है जनरल साइंसेस। अब क्या पढ़ोगे साइंस में? फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, कौन कौन से पार्ट्स उसमें एसेंशियल है वो पढ़ोगे। देखो, जनरल साइंस दिया हुआ होता है, बाकियों में दिया हुआ होता है सर आपको विटामिन या पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं रिगार्डिंग द अदर एग्जाम्स, बट हियर दिस इज नॉट ए डिफाइंड सिलेबस, दिस इज द जनरल सिलेबस। यहाँ पे जो ये वाले सिलेबस होते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, देयर इज एनालिसिस ऑफ द सिलेबस। हमें एनालाइज करना है सिलेबस को। हम हिस्ट्री में क्या पढ़े, जियोग्राफी में क्या पढ़े, पॉलिटी में क्या पढ़े, इकोनॉमी में क्या पढ़े, ये सब आपको देखना है। सी सेट में क्या पढ़े, सी सेट के अलग अलग कंपोनेंट्स है। आज का जो वीडियो है, ये इंपॉर्टेंट जो मैंने बनाया, ये वाला जो पोर्शन है आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में भी ये फोर्थ ही पोर्शन है पॉलिटी का। सो आज आई विल मेक द एनालिसिस ऑफ द पॉलिटी पार्ट। पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है। ऐसे ही कल दूसरा वीडियो आएगा जियोग्राफी पे, हिस्ट्री पे, करंट अफेयर्स पे, एनवायरमेंट पे, जनरल इंग्लिश पे, जनरल साइंसेस पे, हर एक के टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कौन सी बुक आपको स्टडी करनी। देखिए, आपने मार्केट में देखी होगी हाउ टू क्वालिफाई सब इंस्पेक्टर एग्जाम के नाम से बहुत सारी बुक्स आती है। आई एम सेइंग इफ यू वांट टू बाय देम, लेकिन मैं कहता हूं जो आज के दौर में जो आपका सिलेबस आएगा, जो आपका पेपर आएगा, जिस हिसाब से सिलेबस है, और फिर जो पेपर आएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए I will make a topic wise analysis of all the portions which have been mentioned. So today it's about the polity. Indian polity का जो पोर्शन है इंडियन पॉलिटी का, आज मैं इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करने जा रहा हूं। कौन सी बुक आप स्टडी करोगे और इंडियन पॉलिटी के कौन कौन से पोर्शंस आप स्टडी करोगे, कौन से पोर्शंस इंपॉर्टेंट है, कौन से पोर्शंस लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से पोर्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना होगा। और जो पिछले साल पेपर आया था हमारे एग्जाम में, उस हिसाब से पर्टिकुलर पोर्शन में कौन सा सवाल आया था, वो भी हम ये जो एनालिसिस है इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जो हमने टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ सिलेबस किए, सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी की एनालिसिस ये करने जा रहे हैं। सो आपके इंडियन पॉलिटी में आपका सिलेबस है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज एक्ट, पब्लिक पॉलिसी वगैरह वगैरह, और भी JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो भी इस साल पूछा गया था, पिछले साल वो नहीं था। और आपका राइट इशू एटसेट्रा भी है। सो जब मैं पॉलिटी को स्टार्ट कर रहा हूँ, व्हेन I'll make you understand what's पॉलिटी, कौन सा मटेरियल आपके लिए सबसे अच्छा है पॉलिटी के लिए, which you are going. So I have to discuss. First, I'll make you understand polity होती क्या है. What's polity? You have to understand what is the polity. देखो, polity कहते हैं the system of government in a country is called the polity. For example, मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ JNK में, या आपने भारत की एग्जाम्पल ले लो, इंडिया की एग्जाम्पल ले लो। इंडिया में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, आपने सुना होगा, देखो अभी मोदी जी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद प्रेसिडेंट है, उसके बाद कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, उसके बाद स्टेट्स आती है, स्टेट्स में भी एक चीफ मिनिस्टर होता है, उसके बाद काउंसिल, कैबिनेट एटसेट्रा। ये जो सारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये फंक्शन कैसे करता है,
चीज को हम पॉलिटी कहते हैं। सो अगर आपको कोई कहे पॉलिटी को डिफाइन करो, इट सिंपली मीन्स द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। The scheme of government is called polity. The scheme of government or the system of government or the functioning of the government in a country is called the polity. Polity in simple words means एक गवर्नमेंट, एक जो सरकार होती है वो एक कंट्री में फंक्शन कैसे करती है, कानून को पास कैसे करती है, कानून को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, उसके बाद ये जो सारा सिस्टम है, इस सारे सिस्टम को हम पॉलिटी कहते हैं। पॉलिटी में यूजुअली हम जो 3 ब्रांच होते हैं, फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। इनकी जो फंक्शन होती है, लेजिस्लेचर की क्या फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव की क्या फंक्शन है, जुडिशरी की क्या फंक्शन है, ये सारा सिस्टम है हम पॉलिटी में अंडरस्टैंड करते। सो जब आपके सिलेबस में कहा है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, सो आपको ये सारा सिस्टम में पढ़ना है रिगार्डिंग द लेजिस्लेचर, रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव, रिगार्डिंग द जुडिशरी। these are the things which you are going to study। जहां तक मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूं, देखिए आप में से बहुत सारे वो स्टूडेंट्स होंगे जो फॉर द फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी को। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने एक बार कोई एग्जाम दिया होगा या उन्होंने पॉलिटी स्टडी की होगी। वो जो स्टूडेंट्स है उनको मैं कहूंगा जो साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के या कॉमर्स बैकग्राउंड के, जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ी है। दूसरी वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने पॉलिटी स्टडी की है, दे हैव स्टडीड पॉलिटी बिफोर। देखिए जो ये वाले स्टूडेंट्स है, मे बी जब ये पॉलिटी, अगर इन्होंने पहले पॉलिटी पढ़ी है तो इन लोगों ने कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड किए होंगे, इन लोगों ने समझा होगा कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इसी तरह पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। इन सब को ये वाली अंडरस्टैंडिंग तो होगी। अब जो फॉर द फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, मे बी वो ये सिस्टम न समझे, तो राइट नो, चूंकि आपके पास टाइम भी कम होगा, मार्च के बाद ही एग्जाम होगा, 3-4 महीने है आपके पास। अगर आपको कोई टर्म अंडरस्टैंड नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी पढ़ोगे पहला आर्टिकल, इंडिया दैट इज द भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट्स द फर्स्ट आर्टिकल। तो आपको यहाँ टर्म आई यूनियन ऑफ स्टेट्स, फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन ये पढ़ोगे पॉलिटी में, आप देखोगे इट इज द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया इज द यूनिटरी, सम से इट इज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको शायद ये फेडरल वर्ड समझ ना आए, तो ये जाके इंटरनेट पे चेक करोगे फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, या यूट्यूब में भी सर्च मारोगे, बेसिक जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है पॉलिटी को समझने के लिए। सबसे पहला जो टॉपिक है, देखिए मैं पॉलिटी को डिस्कस करने जा रहा हूं, कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ोगे, लेकिन कहां से पढ़ोगे, कौन सी बुक। देखो स्टिक टू वन बुक। आप काम करोगे, एक बुक भी लाओगे, दूसरी बुक भी लाओगे, जेके एसएसबी में कोई बुक निकाला, सक्सेस फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जाम, वो भी लाओगे, वो भी पढ़ोगे। डोंट गो फॉर ऑल दोज बुक्स। देखो मैं 2-4 बुक्स बताता हूं आपको। सबसे पहले जो पॉलिटी के लिए बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा रिकमेंड की हुई बुक, दैट्स इंट्रोडक्शन टू द इंडियन पॉलिटी बाय डी बासु। डी बासु ने एक बुक लिखी है, डी बासु की बुक एक पॉलिटी पे आती है। ये वाली जो बुक है डी बासु ने जो लिखी है, देखिए ये बहुत ड्राई बुक है, इसको समझना इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि व्हाई यू शुड नॉट रीड दिस बुक। मैं ये नहीं कहता हूँ ये मत पढ़ो, ये अच्छी बुक नहीं, ये बहुत अच्छी बुक है, बट इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, सो डोंट गो फॉर डी बासु। इसी तरह दूसरी बुक है आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप। इसकी एक बुक आती है आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
मैं आपको कहता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। इवन कि मैं आपको लिंक में इन सब बुक्स की ये दूंगा, लिंक दूंगा। आप खरीदना भी चाहो तो खरीद सकते हो इंटरनेट से या कहीं भी बुक स्टोर से। इसकी एक बुक है आवर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। व्हाट आई एम सेइंग, डोंट गो फॉर दैट बुक एज वेल, बिकॉज राइट नो यू डोंट हैव द टाइम टू रीड सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप ने और एक भी बुक लिखी आवर पार्लियामेंट के नाम से। आवर पार्लियामेंट के नाम से इसी ऑथर ने एक बुक लिखी है। डोंट गो फॉर दैट बुक एज वेल, बिकॉज यू आपको बहुत टाइम लगेगा उस को समझने में। मैं कहता हूं कि वो बहुत डिटेल्ड है, डोंट गो फॉर दैट। उसके बाद स्पेक्ट्रम वालों ने भी एक बुक लिखी है। स्पेक्ट्रम वालों ने, स्पेक्ट्रम, ये पॉलिटी की बुक। मैं आपको कहता हूं डोंट गो फॉर दैट। मैं आपको पहले बताता हूं what not to read. You have to be specific in this exam. So आपको पढ़नी कौन सी बुक है? एक बुक आती है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। ये बुक लिखी है लक्ष्मीकांत ने। दिस इज द ओनली बुक यू आर गोइंग टू रीड। मैं आपको ये बुक दिखा भी सकता हूँ। दिस इज द बुक इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विस एंड अदर एग्जामिनेशन। लक्ष्मीकांत की बुक है। एंड ये वाला जो 6th एडिशन है, इसमें 7th एडिशन भी आया है। दिस इज 6th एडिशन। मेरे पास और भी 1-2 एडिशन है। दिस इज द ओनली बुक यू हैव टू रीड फॉर योर एग्जामिनेशन। डोंट गो फॉर एनी अदर बुक। आप कल को दूसरी बुक लाओगे, तीसरी बुक लाओगे, चौथी बुक लाओगे, इसको भी पढ़ोगे, इसको भी, इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स है मार्केट में। व्हाट आई एम सेइंग, डोंट गो फॉर एनी बुक। सो ये बहुत सारे लड़कों ने मुझे कहा था कि सर क्या पढ़े। मैं कहता हूं आपको दिस इज द ओनली बुक। एम लक्ष्मी पॉलिटी के लिए बस आपको यही एक बुक पढ़नी है। एंड और इसके बाद आपको भी एक बुक की लिंक भेजूंगा, वो होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। आपने फॉर एग्जांपल जो पहला चैप्टर आता है आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें से आपके आएंगे एमसीक्यूज। वो जो एमसीक्यूज के लिए बुक आएगी उसको मैं लिंक में भी दूंगा आपको। कौन सी बुक खरीदोगे एमसीक्यूज के लिए, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद आप साथ साथ उसके जितने भी एमसीक्यूज है वो भी साथ साथ करोगे। सो मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन से टॉपिक्स ये पढ़ोगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप कल को पॉलिटी या उठाओगे, आप उठाओगे लक्ष्मीकांत की बुक, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बुक है। व्हाट आई एम सेइंग, आपके एग्जाम के लिए ये सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अगर आप मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पे जो वे ऑफ स्टडी है दैट्स इंटायरली डिफरेंट। बट इट इज ये वाला जो एग्जाम है, दिस इज नॉट मेंस एग्जाम। हियर the strategy is entirely different. So मैं इसी ये हिसाब से एक्सपीरियंस करूंगा कौन कौन सा चैप्टर ये पढ़ोगे आप, that will be the important for you. सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है इसमें सबसे पहला टॉपिक दैट इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्यों पढ़ोगे आप ये वाला टॉपिक? इसमें 5-8 टॉपिक है। कौन कौन सा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है मैं वो बताने जा रहा हूं। देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर शायद 3 क्वेश्चंस आए थे कि 2 क्वेश्चंस में अभी वो भी दिखाऊंगा आपको। 3 क्वेश्चंस आए थे अराउंड इसमें से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस वाले पोर्शन में इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स है विच आई एम एक्सप्लेनिंग। ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ये समझना है। देखो जब आप हिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो आपकी हिस्ट्री में 3 पार्ट्स आती है, 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। आप देखोगे 1947 से पहले इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रोविंसेस थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वक्त आया था तो बहुत सारी स्टेट्स थी, अलग अलग स्टेट्स थी। ऐसे जब मेडिवल दौर कंप्लीट हो गया उसके बाद मॉडर्न जिसमें ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था।
हर एक मोहल्ले में एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी, हर एक कास्ट की अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी, हर एक ट्राइब की एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ क्या होता है, वास्को डी गामा इंडिया आ जाता है, पुर्तगीज इंडिया आते हैं, पुर्तगीज इंडिया आते हैं सबसे पहले 1498 में, ठीक है। पुर्तगीज के बाद वास्को डी गामा, मैंने बताया वो कालीकत आया, कालीकत में जमोरिन रूलर था, फिर वो वापस गया, फिर से वापस आया। वो जो सारा सिस्टम है वो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। यहाँ मैं थोड़ी बहुत डिटेल दे रहा हूँ आपको समझाने, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इसमें। इसके बाद जो दूसरे आए वो थे डच। जो डच थे वो इंडिया में 1602 में आए, ठीक है। और उन लोगों ने अपनी पहली सेटलमेंट उसको कहते मुसलीपट्टनम में डाली, अपनी पहली सेटलमेंट। उसके बाद जो इंडिया में आए वो थे ब्रिटिश, ये अराउंड 1600 में आए, ठीक है। 1600 में जो वहां की क्वीन थी उसने एक चार्टर दिया इनको इंडिया से टू ट्रेड विद इंडिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं दानिश। दानिश कहते हैं हम डेनमार्क को, 1616 में ये डेनमार्क के लोग थे। डेनमार्क के बाद आपका आता है फ्रेंच यहाँ, ठीक है। फ्रेंच आता है 1664। ये डेट भी याद रखना, मे भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये जब इंडिया में आते हैं अलग अलग रीजन्स में ये अलग अलग रीजन्स में सारे यहाँ पे ट्रेड के लिए आते हैं। ट्रेड के लिए क्यों आते, क्योंकि इंडिया में बहुत फायदा था, यहाँ से स्पाइसीज लेते थे, बहुत कम दाम में लेते थे और वहां भेजते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से आप हिस्ट्री में वो सब ये पढ़ोगे, आई एक्सप्लेन दैट इन द हिस्ट्री। जो सबसे डोमिनेट इंडिया में रहा दैट वाज ब्रिटिश। बहुत सारे वार्स हुए बिटवीन देखो यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान भी, बाकी पार्टीज पुर्तगीज से भी इनके वार हुए, और जो इंडिया के रूलर्स थे उनके साथ भी वार हुए। फाइनली क्या हुआ, फाइनली ब्रिटिश डोमिनेट हो गई इंडिया में। जब ब्रिटिश डोमिनेट हो गई तो एक वार हो जाता है, उसको कहते हैं बैटल ऑफ प्लेसी। जो बैटल ऑफ प्लेसी होता है ये होता है 757 में। थोड़ा थोड़ा मैं इनिशिएट, मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन आपको बताना है कि ये हिस्ट्री, व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द हिस्ट्री। इस बैटल में 1757 में क्या हुआ, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, इंडिया की तरफ से सिराजुद्दीन दौला था। इन दोनों में फाइट होती है प्लेसी नामी एक जगह पे, और वहां पे अंग्रेज सिराजुद्दीन दौला की जितनी भी आर्मी थी, फौज था, उनको हराता है और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है उसके पावर को। और यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव को हेल्प करता है उसका नाम होता है मीर जाफर। बिकॉज ऑफ मीर जाफर ही वाज एबल टू विन द वार। एंड ये सिर्फ वार, आप जब बहुत सारा लिटरेचर स्टडी करोगे, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीटली टर्न किया। दैट्स वाई मैंने इसका जिक्र किया यहाँ पे। इसके बाद दूसरा एक वार होता है, उसको कहते हैं बैटल ऑफ BAUXER, बक्सर। ये होता है 1764 में। ये जो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से होता है हेक्टर, उसका नाम है मेजर हेक्टर, और दूसरी तरफ से कासिम, नवाब बंगाल शुजाउद्दौला, और मगलूम का भी एक अंपायर होता है शाह आलम। वो इन सब को हराता है। इन सब को हराने के बाद वो जो जमींदारी वहां पे राइटर्स थे उन पे कब्जा करता है। दैट मीन्स अब तक ये लोग ट्रेड कर रहे थे, अब इन लोगों ने क्या किया, रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया। इन लोगों को
पावर मिल गया कि ये आप खुद ब खुद रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे डायरेक्टली लोगों से। उसके बाद आप सेटलमेंट एक्ट भी पढ़ोगे हिस्ट्री में, वो यहाँ मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं बिकॉज आई हैव टू डिस्कस समथिंग डिफरेंट। लेकिन जब ये सब हो रहा था तो वो जो कंपनी बनी हुई थी, इनकी एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक वो कंपनी थी जिसको क्वीन ने चार्टर दिया था इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ये भी हो रहा है, कंपनी पुअर हो रही है, गरीब हो रही है, और जो कंपनी के सर्वेंट से आते रॉबर्ट क्लायू, हेक्टर मुनरो, ये सब रिच हो रहे हैं। वाई दे आर गेटिंग रिचर एंड कंपनी इज गेटिंग पुअरर? क्योंकि ये लोग यहाँ पे रिश्वत हो रही थी। मेन जो रीजन थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन हो रही थी, रेवेन्यू बहुत ज्यादा कलेक्ट हो रहा था, लोग बहुत ज्यादा गरीब हो रहे थे, और जो कंपनी थी कंपनी का दिवालिया निकला था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके जो सर्वेंट्स है वो तो हिंदुस्तान में लूट ही मचा रहे, इस सब को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? इस सब को कंट्रोल करने के लिए ये जो सारी चोरियां हो रही थी ना हिंदुस्तान से, जितने भी पैसे, आप ड्रेन थ्योरी भी पढ़ोगे, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट हियर एक्सप्लेनिंग, मैं सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि बैकग्राउंड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस सब को कंट्रोल करने के लिए ये जो यहाँ पे अंग्रेज थे, हिंदुस्तान को लूट रहे थे, लूटने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये कंपनी बेचारी गरीब होती जा रही थी, वहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसका कोई फायदा नहीं था। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए तो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक दिस द फर्स्ट एक्ट, इसको कहते, दिस इज कॉल्ड द REGULATING, दिस इज कॉल्ड द रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। I'll rub the board। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि हाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, कैसे सबसे पहले अंग्रेज यहाँ आए, कैसे उनकी डोमिनेशन इंडिया में हुई। डोमिनेशन के बाद उन लोगों ने क्या किया, जो कंपनी यहाँ पे थी, कौन सी कंपनी थी? इट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका कोई कंट्रोल नहीं था। अब क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये वो सारे एक्ट्स थे, इसको कहते हैं कंपनी रूल। फिर आपको पता है यहां तक ही कंपनी रूल क्यों है। 1857 में रिवोल्ट हुआ, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे उसको कहते हैं क्राउन रूल, फिर डायरेक्टली यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया ने रूल किया। अब तक कंपनी रूल कर रही थी। कंपनी के जो यहाँ पे इंडिया में अफेयर्स थे उसको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहला एक्ट आता है, दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपको याद रखना है, इट्स एन इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, ये आपको पढ़ना है। इसमें से एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उन दिनों क्या था, देखो प्रोविंस ऑफ बंगाल था, आपके पास प्रोविंस दूसरा था, मद्रास का भी प्रोविंस था। इन सब को बंगाल के अंडर लाया गया और वारेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। सेकंड चीज, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी में आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी में जितने भी इस कंपनी के वर्कर्स थे वो कोई प्राइवेट ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, इवन कि वो कोई भी करप्शन नहीं कर सकते थे, कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपका दूसरा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। सो इसमें क्या हुआ, इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। इन डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए एक दूसरा एक्ट बनाया गया था, दैट वाज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा पढ़ लेना, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इसके दो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखना। वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। ऐसे ही आपके लिए सवाल है, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, पहला जो चीफ जस्टिस था उसका नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो भी बता देना। उसके बाद
सॉरी। उसके बाद जो हमारा दूसरा एक्ट आता था, दैट इज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मैंने बताया यहाँ पे क्या हो रहा था, जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट था, चीफ जस्टिस था, वो गवर्नर जो आपका गवर्नर ऑफ बंगाल था और उसका जो काउंसिल था, वो उसमें इंटरवीन करता था। इन दोनों के पावर्स को सेपरेट करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद और एक एक्ट है, दैट्स द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट की एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर है, इसके बहुत सारे ये आप जरूर पढ़िएगा। जो कंपनी के कौन से अफेयर्स थे, ट्रेड रिलेटेड, कमर्शियल अफेयर्स के लिए एक बॉडी, वो जो कमर्शियल अफेयर्स इंडिया में थे कंपनी के, और दूसरे थे पॉलिटिकल अफेयर्स। जो कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स थे, उसके लिए कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे वही रही, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी। उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विल डील विद द कमर्शियल एस्पेक्ट्स, ट्रेड एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। जो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स थे इंडिया में, क्योंकि अब क्या हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता से ब्रिटिश जो कंपनी थी, ये अपना रूल एस्टेब्लिश कर रही थी इंडिया में। तो वो जो रूल इसका था, वो जो इसका पॉलिटिकल अफेयर्स था, उसको कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने एक मैनेजिंग बॉडी बनाई। दैट वाज अ कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ क्या नाम था उसका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसकी थी, और दूसरा था पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए था। ये वाला था किसके लिए, जो आपकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। इसके बाद ये जो एक्ट है 1786 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत इसको देख लेना। इसके बाद जो चार्टर एक्ट 1793 है, इसको भी आप पढ़ लेना, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो शायद मैं भूल गया हूँ, एक चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके बाद और एक चार्टर एक्ट आता है 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 13, उसको पढ़ लेना। चार्टर एक्ट ऑफ 13 इंपॉर्टेंट क्यों, उसमें से अब तक सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अलो किया था इंडिया में, इसमें बाकी कंपनियों को भी अलो किया गया, दे कैन ट्रेड इन इंडिया। तो उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसको भी देख लेना आप। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड 5033, 1833 में इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नर बंगाल था उसको बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऐसे ही 53 में जो थोड़े बहुत थे इंडियंस, उनको आहिस्ता आहिस्ता से जो ये जो 1853 था, इसमें क्या हुआ, जो काउंसिल था गवर्नर का, उसके दो फंक्शंस बनाए गए थे, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। जो इसमें लेजिस्लेटिव बॉडी थी, उसमें इंडियंस को इंक्लूड किया गया था। ये आपके 5 एक्ट्स में, अभी भी कह रहा हूँ रेगुलेटिंग एक्ट्स को पढ़ना, पिट्स इंडिया एक्ट को अच्छे से पढ़ना। 13 जो ये 13 वाला है, 33 वाले और 53 को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इन अपकमिंग डेज आई एम गोइंग टू टीच ऑल ऑफ दिस। मैं कहता हूँ पॉलिटी में कौन कौन सी चीजें पढ़ोगे, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स which you have to study first. इसके बाद मैंने पहले कंपनी के आपके वो सारे बता दिए एक्ट। इसके बाद जो दूसरा आता है, दैट्स द क्राउन्स रूल। अब तक इंडिया में कंपनी रूल कर रही थी, लेकिन जब रिवोल्ट हुआ, दिस वाज योर रिवोल्ट, ये तो फेमस रिवोल्ट 1857 की बगावत। इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे डायरेक्टली रूल्ड द इंडिया, और इसीलिए उसको के हम वो जो दौर था उसको कहते हैं ब्रिटिश या इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। उसमें जो सबसे पहला एक्ट आया था, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये जो एक्ट है इसमें से सारी चेंजेस बताई गई है, हाउ चेंजेस वर मेड, कौन कौन सी चेंजेस की गई थी। जो अब तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, हाउ ही बिकेम द वाइसराय ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब तक जो पावर्स हो रहे थे जो कंपनी रूल में, उनको कहते हैं यूनिटरी पावर, वो जा रहे थे सेंट्रलाइजेशन की तरफ। अब ये लोग डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, जो इंडिया के, दे आर ट्राइंग टू एसोसिएट इंडियनों को एसोसिएट कर रहे हैं
लॉ मेकिंग के साथ। इसी तरह 92 का एक्ट है, इनको पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोरली मिंटो रिफॉर्म, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोरली मिंटो रिफॉर्म 1999, ये मोरली मिंटो रिफॉर्म व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, इसमें एक इशू है मोरली मिंटो रिफॉर्म में 1919 में। इसमें क्या हुआ था, जो इंडिया में कम्युनलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था, कम्युनल वोटिंग, मोरली मिंटो रिफॉर्म से ही स्टार्ट हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह थी कि सत्येंद्र, आपने सुना होगा सत्येंद्र प्रसाद का नाम, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले मेंबर थे जो वाइस राय के, कौन सा काउंसिल है, दिस इज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दो काउंसिल थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, दिस इज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें ही वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस काउंसिल। उसके बाद आपका 1990 का एक्ट है, इसको कहते हैं मोंटेगो चेलिमसफोर्ड रिफॉर्म्स। इंडियनों को बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी इस रिफॉर्म से, लेकिन इंडियनों के लिए कुछ वहां पे था नहीं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है डायआर्की का कंसेप्ट ऑफ डायआर्की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट, ट्रांसफर्ड एक्ट एंड रिजर्व्ड एक्ट। इसके बाद गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट एक्ट 1935 को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको पढ़ लेना अच्छे से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद बहुत सारे आपके आ जाते हैं एक्ट्स, आपका कैबिनेट मिशन प्लान आ जाता है। इसके बहुत सारे एक्ट्स वो आपको हिस्ट्री में पढ़ने, क्रिप्स मिशन आया था, बहुत सारे मिशन आए थे, लेकिन इसमें एक प्लान आया था कैबिनेट मिशन प्लान। जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान था, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। और उसके बाद फाइनली आपका इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, जिससे आप इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, फ्रीडम मिलती है। तो जो जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, वो आप सब ये पढ़ लोगे। इसके बाद जो कंसेप्ट है दैट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपका सेकंड टॉपिक। देखो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप पिछले साल के जितने भी पेपर्स है, जिन एग्जामों में भी आए हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखो आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये जो कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ, आप वहां रॉय का नाम सुनोगे, एम एन रॉय का नाम सुनोगे। इसके बाद आपको देखना है कि कैबिनेट मिशन जो प्लान था उसमें कितनी सीट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स की कितनी सीट्स थी, इंडिया के जो मेन प्रोविंस थे उनकी कितनी सीट्स थी, कांग्रेस ने कितनी सीट्स जीती, जो आपकी जो दूसरी पार्टी थी जिन्ना की, उसने कितनी सीटें जीती। उसके बाद क्या होता है, कौन सा पहला प्रेसिडेंट था, ठीक है कि नहीं, पहला सच्चिदानंद सिन्हा पहले प्रेसिडेंट थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो ये सब चीजें, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी स्टडी करने हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका फंडामेंटल या राइट्स है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, आपका जो फेडरल फ्यूचर्स है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। ये सब कंसेप्ट ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत पे जितना भी दिया गया है वो सब स्टडी करना, दिस इज द इम्पोर्टेंट। मैं अभी भी कह रहा हूँ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो आपका पेपर होने वाला है वो, उसमें एक ही बात है कि आपको रिमूव करना है, आपको रिजेक्ट करना है, इलिमिनेट करना है एग्जाम से, उस तरह का क्वेश्चन पेपर है। सो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट, इस वाले टॉपिक्स को। इसके बाद आपका और एक आता है दैट इज अ प्रीएम्बल। तीसरा टॉपिक आपका प्रीएम्बल आता है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्रीएम्बल इज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में आप साथ साथ ये पढ़ोगे कि ये जो प्रीएम्बल है, क्या ये पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या ये पार्ट नहीं है। इसमें कुछ केसेस आए थे, केशव नंदा भारतीय केस, ये जो केस है केशव नंदा भारतीय केस 1973, इसको कहते हैं द केस विच सेव्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप इसमें पढ़ लेंगे, इसको समझ भी लेंगे। ऐसे बीरूबारी केस था इसमें। इसके बाद आपका टॉपिक आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसमें 4 आर्टिकल्स 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4, ये जो 4 आर्टिकल्स है ये आप पढ़ोगे। इसी में आप जो पहला आर्टिकल है इससे आप अंडरस्टैंड करोगे। देखो पहला इंडिया दैट्स भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो पढ़ोगे। और दूसरा जो आर्टिकल है वो दैट्स अबाउट
अगर आपको कोई दूसरी टेरिटरी को इंडिया में लाना हो। इसी तरह तीसरा है जो विद इन इंडिया है, हाउ यू कैन मेक द चेंजेस विद इन द इंडिया। ये सारा सिस्टम आप इसमें ये पढ़ लोगे। साथ साथ जब 1950 में हमें 1947 के बाद आज़ादी मिली, कॉन्स्टिट्यूशन आई 26 जन 1950 को, तो इसमें से आप इंपॉर्टेंट चीजें क्या पढ़ो। इसके बाद कुछ कमीशन आए थे, JVP कमीशन, डार कमीशन, फाजिल अली कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के। जैसे आपको भी स्टेट्स दिख रही है, आंध्र प्रदेश और 20 पहले JNK को लेके 29 स्टेट्स थे, उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी बन गई 28। वो जो सारा सिस्टम है वो इसमें पढ़ोगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आपका सिटीजनशिप है, इट इज फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4, 5 to 11। देखो इसमें वो सिटीजनशिप में इसको पढ़ लेना, लेकिन इसमें जो नए कंसेप्ट है, कंसेप्ट दो इंपॉर्टेंट, एक तो टर्मिनेशन, सिटीजनशिप टर्मिनेट कैसे होती है इंडिया से, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। दूसरा है आप हासिल कैसे कर सकती हो सिटीजनशिप, दैट्स हाउ टू फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेट, कौन कौन से वो थिंग्स है, कौन कौन से वो आपको ख्याल रखना है दिमाग में, किन चीजों से टर्मिनेट होती है और हासिल किन चीजों से होती है, ये सब आप सिटीजनशिप में पढ़ोगे। और इसके बाद आप पढ़ोगे नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस के बारे में, OCIs के बारे में, PRIs के बारे में, ये सब इसमें पढ़ोगे। और ये आज के दौर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये भी इसमें स्टडी कर लोगे। लेकिन जो इसके 5 to 11 सेक्शन है उसको देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, फ्रॉम कौन से आर्टिकल से 12 से 35 तक, 12 to 35। देखिए अगर इसमें आपको 5 दिन भी लगते हैं, 4 दिन भी लगते हैं, जितना भी टाइम लगता है, इसमें जितना भी टाइम आपको देना, यू हैव टू गिव द टाइम, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आपको राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, राइट टू लिबर्टी 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29 to 30, राइट टू प्रॉपर्टी भी था 31, इसको फिर 44th अमेंडमेंट से डिलीट किया गया। इसी तरह आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आती है 32 में, पहले 7 या 6 ही है, राइट टू इक्वलिटी 1, राइट टू लिबर्टी 2, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 3, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 4, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 5, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज हो गए 6, राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको डिलीट किया गया। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है, इसमें आपका इसमें हीबस कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, सिरिशोरी एंड क्यो वारंटो, ये जो दिस इज कॉल्ड द रिट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसमें क्वेश्चन में इस सब में से आएगा, इस सब यू कैन नॉट लीव दिस चैप्टर। देखो आपने देखा होगा कभी कभी हम जब हम देते एग्जाम 1 मार्क से रह जाते, इसीलिए यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, यू हैव टू स्टडी ऑल द थिंग्स। इसके बाद आपका आता है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 to 51। इसमें आपको अलग अलग क्लास के और सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, फर्क क्या है दोनों में। देखो टाइम भी बहुत कम है। फंडामेंटल जो राइट्स है, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी सिटीजन इंडिया के, ये उनके हुकूक है, उनके राइट्स है, कौन कौन से राइट्स इंडिया में उनके लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या है, ये दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। स्टेट के क्या हकायक है, स्टेट के क्या हुकूक है, कौन से राइट्स है स्टेट को क्या क्या करना है इंडिया में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिस और इसमें क्या फर्क है, ये सब एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है कि नहीं। इसके बाद आपका आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज इट्स ये आर्टिकल 51A पहले यहाँ पे नहीं था, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन सी वो कमेटी थी, कौन सा अमेंडमेंट था, ये सब भी पढ़ेंगे हम। बाद जो दूसरा टॉपिक है द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368।
देखिए, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये वाला टॉपिक है अमेंडमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्ट है, राइट नो दैट्स नॉट द रेलिवेंट, उसको डिलीट करना है। कैसे डिलीट करोगे? दिस इज द आर्टिकल। आपको बात समझ आ रही है? ये वाला जो आर्टिकल है 368, इट डिफाइन्स हाउ टू, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नया कोई लॉ लाना हो यहां से डिफाइन होगा, अगर किसी को डिलीट करना हो यहां से। लेकिन ये सब, फॉर एग्जांपल जो हमारी यहाँ पे अमेंडमेंट है, पहला है सिंपल मेजॉरिटी से। कुछ अमेंडमेंट सीधा सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, ठीक है कि नहीं? कुछ स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं, वहां पे 368 यूज होता है, स्पेशल मेजॉरिटी। कुछ होता है तीसरा टाइप, स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। एक तो सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी, तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद द कंसेंट ऑफ। ये हम या आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, ये आपको इंपॉर्टेंट समझना है। उसके बाद आपका कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखो, ये जो 368 था, एक बार इस पे कंफ्लिक्ट हुआ था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को इतना पावर दिया है, क्या पार्लियामेंट को इतना पावर आर्टिकल 368 देती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिलीट ये कर दे। मतलब इफ इट, क्या 368 इतना पावर कॉन्स्टिट्यूशन को देती है? कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को क्या इतना पावर दिया है? बाय यूजिंग द पावर अंडर 368 कैन इट डिलीट द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो सवाल उठा था सुप्रीम कोर्ट में उठा था, तो उसके बाद एक बहुत ही फेमस लॉ है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, केशवानंदा भारतीय केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। इसको कहते हैं द केस विच सेव्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एक कंसेप्ट इवॉल्व किया सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में कौन आप जब आप बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, आप पढ़ोगे जो फेडरल स्ट्रक्चर है, बाकी जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, बाकी जितने भी कंसेप्ट है, ये उसमें आता है, ये आपको पढ़ने हैं। तो आज के लिए चूंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हुआ, कल मैं फिर से पॉलिटी के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और कौन से टॉपिक। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद आपका आता है यूनियन में कौन कौन सा टॉपिक ये पढ़ोगे, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सब इन अपकमिंग वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, दिस इज फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आएगा नेक्स्ट पार्ट, वो जरूर देखिएगा, उसमें फर्दर पॉलिटी को एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।